हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत डायरेक्टरी शासित फ्रांस पर प्रकाश डालेंगे। इसके पहले हमने फ्रांस में क्रांति के कारण, क्रांति की पृष्ठभूमि, फ्रांस में जारशाही का अंत और संवैधानिक राजतंत्र का उदय और इसके पश्चात संवैधानिक राजतंत्र के अंत और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम 1793-94 ईस्वी में फ्रांस में आतंक राज पर भी पिछले वीडियो में प्रकाश डाल दिए थे। आज हम डायरेक्टरी शासित फ्रांस नामक टॉपिक पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। एक बार पुनरावृत्ति करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपके अध्ययन का क्रम बना रहे। फ्रांस क्या था? फ्रांस में जारशाही शासन था। वहाँ के राजाओं को क्या बोलते थे? जार बोलते थे। और जार जो होते थे निरंकुश थे, अपव्ययी थे, अर्थात अत्यधिक धन खर्च करते थे और जनता पर विभिन्न प्रकार के कर लगा देते थे जब उनका राजकोष खाली होता था। और फ्रांस का समाज जो था वो 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। और इन्हीं तीनों एस्टेट से राजा को कर बढ़ाने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती थी। इसके लिए लुई 16वां, जिसके समय में क्रांति हुई, उसके शासनकाल में ये एस्टेट जनरल की सभा बुलाई गई कर बढ़ाने के लिए, और जिसमें तृतीय वर्ग द्वारा सभा से वॉकआउट कर दिया गया, यानी सभा के बाहर चले गए तृतीय वर्ग, तृतीय एस्टेट। तो तृतीय एस्टेट ने फिर क्या किया कि टेनिस कोर्ट में यह शपथ ली कि जब तक हम संविधान नहीं बना लेंगे तब तक कर अदा नहीं करेंगे। और 1791 ईस्वी में संविधान बना लिया। और इस प्रकार से लुई 16वें को जनता के समक्ष घटनाएं सब बता चुके हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। जनता के समक्ष झुकना पड़ा और नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान करनी पड़ी। इस प्रकार जो है 4 अगस्त 1789 ईस्वी को जारशाही शासन का अंत हो गया और 1791 ईस्वी फ्रांस संवैधानिक राज्य बन गया। इसके बाद क्या हुआ कि संवैधानिक राजतंत्र में भी बहुत सारी समस्याएं रहीं। और इसमें क्या था कि लुई 16वां जो मजबूरन नेशनल असेंबली यानी तृतीय एस्टेट को असेंबली की मान्यता प्रदान कर दिया था, वह गुप्त रूप से विदेशी जो उसके पड़ोसी देश थे वहाँ के राजाओं से संपर्क बना रहा था नेशनल असेंबली के खिलाफ आक्रमण करने का। और योजना सफल नहीं हुई। तब तक नेशनल असेंबली को इस बात का पता चल गया और फिर नेशनल असेंबली द्वारा ऑस्ट्रिया तथा प्रसा पर चढ़ाई कर दिया गया। और इस प्रकार से जो है 21 सितंबर 1792 को फिर राजतंत्र का अंत और संवैधानिक राजतंत्र का अंत हो गया और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई। लुई 16वें को बंदी बना लिया गया, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और फिर क्या हुआ कि जब फ्रांस गणतंत्र बना, रॉबेस्पियर के नेतृत्व में गणतंत्र के पश्चात फ्रांस में गणतंत्र में क्या हुआ कि फ्रांस में जो भी विरोधी रहता था उसकी बात को सुना नहीं जाता था और बहुत सारी आबादी को मताधिकार का अधिकार प्रदान नहीं हुआ था। तो सभी लोग क्या करते थे कि नेशनल असेंबली के खिलाफ बैठकें आयोजित किया करते थे और उस बैठक में सरकार की बुराई होती थी और पूरे देश की आबादी जितनी थी सबको मताधिकार का अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत होती थी। यह जो है बैठक जहाँ होती थी उसे जो क्लब जैसा आजकल क्लब होता है इसी टाइप का क्लब होता था, वहीं पर होती थी। और इसमें सबसे आगे कौन सा क्लब निकला? जो है बोल्शेविक। तो
इसका नेता कौन था? रॉब्सपियरे। रॉब्सपियरे ने फिर क्या किया? गणतंत्र, इसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ और गणतंत्र समाप्त हो गया और उसके स्थान पर फिर फ्रांस में आतंक राज हो गया। आतंक राज मतलब आतंक, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आतंक में क्या होता है? व्यक्ति डर जाता है, कुछ बोल नहीं पाता, विरोध नहीं कर पाता है। तो यही स्थिति फ्रांस में 1793 से 94 तक बनी रही, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। रॉब्सपियरे क्या करता था कि अपने विरोधियों को गिलोटिन पर चढ़ा देता था। गिलोटिन एक प्रकार की मशीन थी और बनाने वाले वैज्ञानिक के डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ था। तो जो भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाता था रॉब्सपियरे के, उसको गिलोटिन पर चढ़वा देता था और अंततः इसी गिलोटिन द्वारा इसका भी वध किया गया, यानी इसको भी फांसी दे दी गई। अब इसके पश्चात क्या हुआ? आतंक राज समाप्त होने के पश्चात फ्रांस में डायरेक्टरी शासित फ्रांस, मतलब डायरेक्टरी का शासन आरंभ हुआ। अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं कि डायरेक्टरी क्या थी। तो बच्चों, इसके पूर्व जो ये रॉब्सपियरे की सरकार थी, इसने जनता को विभिन्न प्रकार से अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। उत्सवों का, फ्रांस में उत्सवों का आयोजन किया जाता था। ये जो चित्र बना हुआ है, इसमें क्या है? क्रांतिकारी सरकार ने अनेक प्रकार से जनता की वफादारी हासिल करनी चाहिए। तब किसी को बोलने का अधिकार नहीं देता था, विरोध करने का अधिकार नहीं देता था, ये सब नहीं करता था, लेकिन वह चाहता था कि जनता उसके प्रति क्या रहे? वफादार रहे। इसके लिए वो क्या करता था कि जो वहाँ के आदर्श होते थे उसके उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन करता था। और वैसा ही चित्र जैसा आप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है, बहुत राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय झंडा है। तो ऐसे ही मतलब जनता क्या करती है? इन सब चीज़ों को सम्मान की दृष्टि से देखती है, आदर की दृष्टि से देखती है, और जो इनका अनादर करता है उसके विपक्ष में होती है, जो इसका आदर करता है उसके पक्ष में रहती है। मतलब देश प्रेम की भावना जनता में इन चीज़ों से जागृत होती है। तो उसने, रॉब्सपियरे ने भी इसका सहारा लिया था। उसने क्या किया कि ये एक विशाल ये बिल्डिंग टाइप का है जो अस्थायी है, इसे गिराया भी जा सकता है। तो उसने वफादारी हासिल करनी चाहिए। उनमें से एक इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन था। एक गौरवमय इतिहास की आभा को संप्रेषित करने के लिए प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया। मंच के बीचों बीच बने पायों पर, पायों मतलब ये पिलर, पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप, ये क्या है? क्लासिकी मंडप बना हुआ है। अस्थायी सामग्री का बना था, जैसे कि हम लोग देखते हैं दुर्गा पूजा में पंडाल बनता है, तो क्या वह स्थायी रहता है? नहीं ना। किसका बनता है? कपड़े से बनता है। और फिर उसको क्या करते हैं? कहीं कहीं चट से बनाया जाता है, कहीं कपड़े से बनाया जाता है, कहीं मिट्टी का बनता है। तो जो भी पंडाल बनता है, मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, वो सब क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। इसी तरह से दुर्गा पूजा भी क्या है? एक प्रकार का उत्सव है। तो ऐसे ही यह उत्सव का आयोजन किया करता था और जब चाहे तोड़ा जा सकता था। जैसे कि पंडाल को हटा देते हैं, वैसे ही इसको भी जो प्रतीक था, क्या था? यह पायों पर टिका हुआ क्लासिकी मंडप, इस मंडप को तोड़ा जा सकता था। तो इस प्रकार से उसने जनता के देश प्रेम की भावना को जगाकर अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया, किंतु जनता उसके गलत कार्यों से, जो कि भयभीत थी, विरोध नहीं कर सकती थी, फिर भी मन ही मन जनता के मन में क्या हुआ? उसके प्रति विरोध की भावना मुखर होती गई और अंततः उसका पतन हो गया, यानी रॉब्सपियरे का पतन हो गया और डायरेक्टरी शासित फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन आरंभ हो गया। अब डायरेक्टरी कौन था? जैकोबिन। रॉब्सपियरे क्या था? जैकोबिन क्लब का एक मेंबर था।
तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद, तब रॉबेस्पियर के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। मतलब डायरेक्टरी क्या था? मध्य वर्ग का संपन्न तबका, तबका मतलब वर्ग, तो मध्य वर्ग का संपन्न तबका था। और नए इसने क्या किया कि एक संविधान निर्मित किया और उस संविधान के द्वारा संपत्ति विहीन तबके को, मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं होती थी, मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तब उनको वोट डालने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। किसके द्वारा? डायरेक्टरी शासन में संपत्ति विहीन लोगों को मत देने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है, सत्ता मध्य वर्ग के हाथ में आ गई। मध्य वर्ग का एक तबका जो कि अमीर था, उसी को क्या बोलते थे? डायरेक्टरी। और इस डायरेक्टरी द्वारा जो संविधान बनाया गया, उसके द्वारा संपत्ति विहीन मताधिकार से वंचित कर दिए गए। फिर अगला कदम, इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका का नाम क्या था? इसमें 5 सदस्य होते थे, जिसे डायरेक्टरी कहा गया। और इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। अर्थात ये जो रॉबेस्पियर था, जैकोबिन दल का नेता, जो शासन 1793 से 1794 ईस्वी में किया था, यह किसी भी प्रकार का मंत्रिपरिषद स्थापित नहीं किया था, अकेले ही शासन करता था और पूरे फ्रांस में आतंक का राज फैल गया। इसी से बचने के लिए क्या किया गया कि डायरेक्टरी यानी 5 सदस्यों वाली एक कमेटी द्वारा शासन प्रारंभ किया गया, जिसको कि डायरेक्टरी कहते थे। और एक हाथ में सत्ता जो थी, उसके स्थान पर 5 लोगों के मध्य इसको क्या कर दिया गया? परिवर्तित कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया और उपर्युक्त बुराई से बचने की कोशिश की गई। लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। तब ये जो 5 सदस्य चुने जाते थे, उसका विधान परिषद से क्या होता था? अक्सर लड़ाई होता रहता था इन 5 सदस्यों का। तो डायरेक्टरी को बर्खास्त करने का हमेशा तनाव बना रहता था और बर्खास्त करने की कोशिश की जाती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। तब डायरेक्टरी शासन सफल नहीं हुआ। आपसी खींचतान के कारण ये जो 5 सदस्यों वाली कमेटी बनी थी, उसका विधान परिषद से अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो इसका लाभ उठा करके नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस में छा गया और उसके उदय का मार्ग प्रशस्त हो गया। किसके? नेपोलियन बोनापार्ट। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान, मतलब जो परिवर्तन हो रहे थे, चाहे वो लुई 16वें का पतन हो या संवैधानिक राजतंत्र का पतन हो या गणतंत्र का पतन हो या डायरेक्टरी शासित फ्रांस यानी डायरेक्टरी का पतन हो, इन सब के बीच में फ्रांस में एक भावना जो थी, स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता यानी विधि सम्मत समानता और बंधुत्व की भावना, इन सब के बीच आदर्श बने रहे।
किसकी भावना? बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता की भावना और समानता, कानून के समक्ष समानता की भावना जो है सभी शासित चाहे वो लुई 16वें द्वारा शासित फ्रांस रहा हो या संवैधानिक राजतंत्र रहा हो या गणतंत्र रहा हो या डायरेक्टरी शासन, सब में यह भावना जो है आदर्श बनी रही और इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। मतलब यही भावना, कौन सी भावना? समानता, बंधुत्व और विधि के समक्ष समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता, यही तीनों आदर्श जो थे आगे चल कर के केवल फ्रांस में ही नहीं विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुए। अगले वीडियो में हम फ्रांस में महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं।